नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर देश में कोई ऐसा नेता जिसे गंभीर समझा जाता हो, जो ईमानदार रहा हो अपने राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक जीवन खत्म नहीं हुआ है लेकिन खात्मे की ओर है, जिसकी बात करने जा रहा हूं मैं, और उससे गंभीरता से लिया जाता रहा हो, वो जो है तार्किक बातें करता रहा हो, ऐसा नेता अगर मंद बुद्धि की तरह बोलने लगे, देश के विरोध में बोलने लगे और बेशर्मी से बोलने लगे, तो ये बड़ी समस्या है देश के सामने कि देश उसका क्या करे, किस तरह का व्यवहार करे ऐसे नेता से और किस तरह से निपटे ऐसे नेता से। और आम जनता के सामने भी सवाल है कि ऐसे नेता का क्या करे। हालांकि आम जनता ऐसे नेता को बता चुकी है कि उसकी नज़र में उसकी क्या हैसियत रहेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चौहान की। उन्होंने कल एक बयान दिया है और वो इससे पीछे हटने को, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। उनका बयान आप सुनेंगे तो उस तरह का बयान पाकिस्तान का भारत का सबसे बड़ा विरोधी भी नहीं दे सकता। ये हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो अब ये औपचारिकता भी छोड़ दी है कि हम इस बयान से सहमत नहीं हैं, ये उनका निजी बयान है, ये भी नहीं कहा गया कांग्रेस की ओर से। तो इसका मतलब ये कांग्रेस की ओर से ही कहा गया है, कांग्रेस के नेतृत्व की मंजूरी से कहा गया है। कांग्रेस इस कदर हताश हो गई है कि प्रधानमंत्री उनकी सरकार के विरोध में बोलते बोलते देश के विरोध में बोल रही थी, सेना को अपमानित करने में भी उसे संकोच नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अगर ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले दिन हम आधे दिन में लड़ाई हार चुके थे, हमारे जो फाइटर जेट हैं वो मारे गए, उन्होंने 3 एयरबेस का नाम लिया, सिरसा, ग्वालियर और भटिंडा। कहा यहाँ से हमारा कोई फाइटर जेट उड़ ही नहीं पाया, हमारी पूरी वायुसेना ज़मीन पर खड़ी रह गई, क्योंकि इन तीनों एयरबेस से अगर हमारा कोई फाइटर जेट उड़ता तो उसको पाकिस्तान मारकर गिरा देता। तो हमारी पूरी वायुसेना जो है वो ज़मीन पर रह गई। उनका मतलब था कि हमारी पूरी वायुसेना बेकार हो गई। अब इस मंदबुद्धि व्यक्ति से कोई पूछे कि अगर भारत की पूरी वायुसेना ज़मीन पर हो गई, मतलब ग्राउंडेड हो गई, तो पाकिस्तान के 11 एयरबेस किसने नष्ट किए? क्या कांग्रेस पार्टी के बयानों से नष्ट हो गए? वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इच्छा से नष्ट हो गए। और ये दावा नहीं है किसी पार्टी का, किसी सरकार का, यहाँ तक कि सेना का भी केवल दावा नहीं है वायुसेना का। हमने सैटेलाइट इमेज दिखाई है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के एयरबेस कैसे हमने ध्वस्त कर दिए, हैंगर में खड़े रह गए उनके विमान, और राडार सिस्टम जो अवाक्स सिस्टम है वो, और वहाँ की आसपास की सारी फैसिलिटी इतना नुकसान किया है कि अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। और वो ध्वस्त किया हमने, इसका प्रमाण पाकिस्तान ने भी दिया। इंटरनेशनल टेंडर निकाला कि इन एयरबेसेस की मरम्मत की जानी है, इनका पुनर्निर्माण किया जाना है। और पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं कि हमारी वायुसेना ज़मीन पर खड़ी रह गई। उनको शायद ये भी पता नहीं है भारत के पास केवल ये 3 एयरबेस नहीं हैं, और एयरबेस हैं जहाँ से पाकिस्तान पर हमला करने की स्थिति में है भारत। और हमने हमला किया, और हमला करके क्या नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, ये पूरी दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान के डीजीएमओ को गिड़गिड़ाना पड़ा कि आप रुक जाइए, रोक दीजिए, बस कर दीजिए। तब ऑपरेशन सिंदूर को रोका भारत ने। तो वायुसेना हमारी नहीं उड़ पाई, जेट हमारे गिर गए, और युद्ध विराम के लिए जो है पाकिस्तान की सेना आई। ये इस तरह की बात, इस तरह की का कुतर्क केवल कांग्रेस का ही कोई नेता दे सकता है, और पृथ्वीराज चौहान दे सकते हैं। इसकी कल्पना तो शायद ही किसी ने की हो, उनके विरोधी ने भी। उनको समझदार नेता माना जाता था। महाराष्ट्र के थोड़े से नेताओं में हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन होता क्या है कि कांग्रेसियों को सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है।
सत्ता से बाहर आते ही वो पानी से बाहर आई मछली की तरह तड़पने लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान की भी स्थिति यही है। 2014 से कांग्रेस लगातार केंद्र में सत्ता से बाहर है। महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार जरूर बनी, लेकिन कांग्रेस की उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका या निर्णायक भूमिका नहीं हो पाई। और अब कांग्रेस का जो हाल हुआ है 2024 के विधानसभा चुनाव में, उससे कांग्रेसियों को समझ में आ गया है, कम से कम महाराष्ट्र के, कि हमारे सत्ता में आने की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान की अगली पीढ़ी भी सत्ता में आने वाली नहीं है, उसके बाद वाली भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये महाराष्ट्र के कराड़ विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2024 में। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बयान दिया था, सार्वजनिक रूप से मीडिया को बयान दिया था कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, महाराष्ट्र में अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बिना बुलाए मेहमान बन गए, अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ये जाहिर है कि ये बात उनका ये दावा जनता ने भी सुना होगा, उनके क्षेत्र के मतदाता ने भी सुना होगा। तो उसने बताया, उसने कहा कि आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनवाते हैं। विधानसभा का चुनाव जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, वो 40,000 वोटों से हारा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनता के बीच में, मतदाता के बीच में इनकी क्या हैसियत है, क्या छवि है और क्या जनाधार है। ऐसा नेता अब कुछ नहीं मिला तो वायुसेना पर, सेना पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आप हमारी बात माने न माने, सच्चाई यही है। सवाल यह है कि आपकी बात में सच्चाई है तो पाकिस्तान हमारे किसी एक एयरबेस को क्षतिग्रस्त हालत में तो दिखाता। उसके पास चीन के सैटेलाइट की सेवा मौजूद थी, उस चीन के सैटेलाइट की इमेज दिखा सकता था, आज तक दिखा नहीं पाया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की माने तो वो बात बोल रहे हैं वो जो पाकिस्तानी भी बोलने में डर रहे हैं। पाकिस्तानी भी केवल शेखी भगाड़ने के लिए कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, और उनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए, कितनी भरोसेमंद बात है, ये बात आप इसी से समझिए कि वो तो आज तक दावा करते हैं कि 1971 का युद्ध भी हम जीते। और विडंबना देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने ये बात कहने के लिए, ये झूठा आरोप लगाने के लिए दिन कौन सा चुना? विजय दिवस 16 दिसंबर, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, दुनिया में एक नया देश बांग्लादेश के नाम से बनाया। उस दिन भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय वायुसेना, थल सेना की जो ब्रीफिंग थी उसमें जो दावे किए गए उसको नकार रहे हैं। उनसे पूछा गया कि जानकारी का आधार क्या है, बताने को तैयार नहीं है। और सुनिए, यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये युद्ध तो जो हुआ वो हवाई युद्ध हुआ, मिसाइल से हुआ, फाइटर जेट से हुआ, तो ये 12 लाख की सेना किस काम की है? तो इस 12 लाख की सेना की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जो है किसी और काम में लगाइए। अब मुझे अफसोस है कि फिर से कहना पड़ रहा है कि ये मंदबुद्धि को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इनको यही नहीं पता है कि 2020 से लद्दाख में हमारी सेनाएं चीन की सेना के आमने सामने खड़ी हैं। चीन से अगर हम झुके नहीं तो इसलिए कि हमारी सेना वहां तैनात है। उसी 12 लाख में से सैनिक और अधिकारी तैनात हैं जिनको यह खत्म करने की या हटाने की बात कर रहे हैं। हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित हैं, क्योंकि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, दुनिया के एकमात्र देश हैं जिसके 2-2 पड़ोस में न्यूक्लियर दुश्मन हैं, न्यूक्लियर पावर से संपन्न है। उस देश का एक नेता बोल रहा है कि हमें सेना की जरूरत क्या है। उनके कहने का जो अर्थ निकलेगा कि सेना हटा दो, पाकिस्तान की सेना आना चाहती है, आने दो। तो पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक है। अभी तक पाकिस्तान के समर्थन में बोलते थे कांग्रेस के नेता। पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला है वो इस देश की सेना के खिलाफ, सेना के शौर्य का अपमान किया है, देश के स्वाभिमान का अपमान किया है और देश की एकता, अखंडता को खतरे में पहुंचाने वाला बयान दिया है। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों के खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता जाएगा। पृथ्वीराज चौहान से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको ये सूचना कहाँ से मिली?
क्योंकि इस तरह की सूचना तो देने में पाकिस्तान भी हिचकिचाएगा। दुनिया के किसी स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट ने इस तरह की बात नहीं कही है। एक स्वर से जितने भी स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं जो पश्चिमी देशों के हैं, जो ज़्यादातर भारत के खिलाफ रहते हैं, उन सब ने एक स्वर से कहा है कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, भारत की ये अपार सफलता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता कि हम हार गए। तो ऐसे नेता का क्या किया जाए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि एक नेता इस तरह से दिमागी दिवालियेपन का शिकार हो जाए, अपने ही देश की सेना के खिलाफ बोलने लगे, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? इसके लिए कानून में अगर कोई प्रावधान नहीं है तो किया जाना चाहिए, क्योंकि देश की सार्वभौमिकता, देश की एकता, अखंडता, इसके खिलाफ बोलने वालों के साथ नरमी तो नहीं ही बरती जानी चाहिए। ऐसे जितने बयान देने वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जो ऐसे लोगों के बयान पर चुप रहते हैं उनसे भी जनता को सवाल पूछना चाहिए कि आप इनका समर्थन करते हैं क्या? चुप क्यों हैं? इनका विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि ये किसी पार्टी या सरकार के विरोध या समर्थन का सवाल नहीं है, ये देश के समर्थन का सवाल है। और देश के विरोध का मुद्दा उठा रहे हो, देश के विरोध में खड़े हैं, भारत की एकता अखंडता के विरोध में खड़े हैं, भारत के सैनिक शौर्य के विरोध में खड़े हैं, भारत की सेना के शौर्य को अपमानित कर रहे हैं। जो भारत की सेना के शौर्य को अपमानित करे वो देशद्रोही से कम नहीं माना जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का ये जो वक्तव्य है जिस पर वो अड़े हुए हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप इस पर माफ़ी मांगेंगे, तो उनका सवाल ही नहीं उठता, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा। तो न केवल झूठ बोल रहे हैं बल्कि अहंकार उसके ऊपर है कि मैं अपने झूठ पर टिका रहूंगा। तो अगर आप नहीं माफ़ी मांगेंगे तो कौन माफ़ी मांगेगा? आपको एक बार सोचना तो चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। और मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान में उनका ये बयान खूब जोर शोर से दिखाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, दिखाएंगे। तो देश का नुकसान करके, देश की छवि को चोट पहुंचाकर आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आपको लगता है कि इससे जनता का समर्थन मिल जाएगा? इस देश की आम जनता जो कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, देश प्रेम के मामले में वो पढ़े लिखे लोगों से कई कई गुना आगे है। वो समझती है कि सेना का बलिदान क्यों है, क्योंकि उसी के परिवार से बच्चे जाते हैं सेना में ज़्यादातर। तो उनको मालूम है कि सेना के शौर्य की कीमत क्या है। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग नहीं समझ सकते। और अफसोस की बात है कि जो पार्टी इस देश में 5-6 दशक तक राज कर चुकी हो, जो आज भी दावा करती हो 1971 की जीत का, 1965 की जीत का, वो पार्टी सेना के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बोलती तक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के पतन की पराकाष्ठा है। अब जो सवाल उठाया है पृथ्वीराज चौहान ने, उसी से एक नया सवाल उठता है कि अगर 12 लाख सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, 12 लाख की सेना की ज़रूरत नहीं है, तो इस देश को कांग्रेस जैसी पार्टी की क्या ज़रूरत है? इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी के बने रहने का औचित्य क्या है? इसका जवाब पृथ्वीराज चौहान को ज़रूर देना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।